अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान विद अब्दुल्ला एंड हुमा। और हुमा आज फिर से नहीं है, पर मालूम करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि कहाँ गायब हुई हैं, कब तक वापस आएंगी। जैसे ही हम तक इत्तलात पहुँचेंगी, ये इत्तलात हम तक पहुँचा देंगे, आप तक पहुँचा देंगे। खैर, बहुत सी बातें हैं आज के शो में भी। कल अहम दिन कराची के लिए वज़ीर आज़म ने कुछ अहम और बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, जिसमें कराची में आपको पता ही है, आप भी अरसा दराज से सुनते आ रहे होंगे, जो लोग कराची से वाकिफ़ नहीं हैं या कराची नहीं आए हैं, कराची के बारे में ये खबर तो आपको लाजमी पता होगी कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। वो टूटी फूटी खटारा बस है जिसमें ब्रेक भी कभी लग जाती है, बाकी वो दुआओं के सहारे ही चलती है। वही एक निज़ाम है जो दिहाइयों से इस शहर में चल रहा है। अब अल्लाह अल्लाह करके ग्रीन लाइन की बसें आ गई हैं, तो होपफुली वो सिस्टम चल पड़ेगा। और फिर वज़ीर आज़म ने सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखा है। होपफुली कहा जा रहा है कि 2 साल के अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। कराची में मसाइल के हल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये कल होने वाली 10 मिनट की बारिश से ही आपको इदराक हो जाएगा। लिटरली 10, 15, 20 मिनट की बारिश थी, बाज़ इलाकों में इससे भी कम की। लेकिन जब सड़कों पर आप निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था इस बारिश के बाद कि पता नहीं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कौन सा सैलाब आकर गुजरा है जिससे तबाही हुई है। कई इंच पानी था मुख्तलिफ मकामात पर। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर थी, लोग अजियत का शिकार थे। और वही एकदम से ऐसा लग रहा था कि अगर ये बारिश 1-1.5 घंटा चल जाती और होती रहती जैसा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और शहरों में होता है, तो पता नहीं फिर क्या बनता। ऐसा लग रहा है कि हमने गुज़श्ता साल जो बारिश हुई थी उससे कोई ख़ास सबक सीखा नहीं है। बस खैर, लेट्स होप कि कराची के जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, वो कराची के शहरियों पर ज़रा तरस खाएं और इनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करें, क्योंकि कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। खैर, ऐसा लग रहा है कि ज़रा कोरोना की कमर तोड़ दी है हमने, और सब ने मिलकर ही तोड़ी है। और अल्लाह ताला का ख़ास करम भी रहा है पाकिस्तान पे। आपको पता है इस वबा के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह है 3.14 हो गई है, और मज़ीद 1400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन 24 आवर्स। ओवरऑल जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 4000 से ज़्यादा हैं, लेकिन 41 मरीज़ों के जान से जाने की खबर भी आई है। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट का 5% से नीचे चले जाना, और अब नाउ इट्स लिंगरिंग अराउंड 3%, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ अ ग्रेट साइन। लेकिन इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द 4th वेव, जिसमें डेल्टा वेरिएंट है, इसको कम करने में या इस लेवल तक लाने में। अब इस लेवल को बढ़ाने में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए हम आज भी आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि आज भी मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान भर में तूल अर्ज़ में ही हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में चहलुम के जुलूस और मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। जो जितने भी आपके ये रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्लीज़ खुदारा सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस अगर पॉसिबल हो तो मेंटेन कर लें, अदरवाइज़ मास्क तो लाजमी पहने। ये बहुत मुश्किल से वबा नीचे आई है, इसको हमने दोबारा बढ़ने नहीं देना है। सो लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वफाक ने कराची सर्कुलर रेलवे की बुनियाद रख दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत से ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने खुले दिल का मुजाहरा किया तो कराची के अवाम का ट्रांसपोर्ट जैसा बड़ा मसला हल हो सकता है। मालूमात तक रसाई का आज आलमी दिन। हर पाकिस्तानी को मालूमात जानने का आईनी हक हासिल, लेकिन माजी और हाल गवाह है कानून पर अमल नहीं हो रहा। हुकूमत का गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात बताने से इनकार इसकी ताज़ा मिसाल है। और कराची में चंद मिनटों की बारिश घंटों के मसाइल भी साथ लाई। जगह जगह पानी खड़ा हो गया, लोग सड़कों पर रुलते रहे। सिंध में 2 अक्टूबर तक मजीद बारिश की पेशगोई। बाय द वे, इन केस यू वंडरिंग व्हाई इज द सेटिंग चेंज्ड अराउंड अस, तो हमारा स्टूडियो जो है, जो रेगुलर जियो पाकिस्तान का स्टूडियो है, वहाँ कुछ मरम्मती काम जारी है। एज वी आर अपडेटिंग आवर सेट, सो इस वजह से वी आई हैव मूव टू अ न्यू डिफरेंट प्लेस।
और ये चाय बिल्कुल ठंडी है, सो वील ट्राई टू गेट इट रिप्लेस्ड। बट उससे पहले कुछ अहम खबरें, जो अहम इशूज़ हैं, जो हमने आपको हेडलाइंस में, टॉप स्टोरीज़ में कुछ शेयर किए हैं, वो आपको बता देते हैं जनाब कि कल वज़ीर आज़म ने कराची में क्या मसरूफ़ दिन गुजारा है। कल वज़ीर आज़म ने कराची के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया है। सर्कुलर रेलवे बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन होगी, जिसमें बैक वक्त 814 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 29 किलोमीटर का ट्रैक है, जिस पर 16 स्टेशन और 24 लेवल क्रॉसिंग्स होंगी। मंसूबा 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा और मंसूबे की बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म ने मेगा सिटी की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत को साथ चलने की पेशकश की है, विच इज़ अ ग्रेट इन्विटेशन वी वुड से। और वज़ीर आला सिंध से बंडल आइलैंड के मामले पर भी गौर की उन्होंने अपील की है। आई गेस अवामी फलाह के जो भी मंसूबे होते हैं उनको एक सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म लिटरली सिंसेरिटी के साथ ये समझते हैं कि जो बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है ये कराची, सिंध और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम संग मील साबित हो सकता है, तो एवरीबडी शुड सिट एंड पॉन्डर अपॉन इट, थिंक अबाउट इट। आप इस पे एतराज़ात हैं तो वो सामने रखें, लेकिन यकसर सियासी बयानात देकर इसे मुस्तरद करना, इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट लुक नाइस, इट लुक्स वेरी 1990s टू बी ऑनेस्ट। खैर, दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी जो हैं उन्होंने KCR मंसूबे पर सवालात उठाए हैं और उनका कहना है कि ये एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा मंसूबा है जो बगैर प्लानिंग के साथ 2 साल में कैसे मुकम्मल होगा। 2 साल जो हैं वो लगेंगे इस स्ट्रक्चर को मुकम्मल होने में, और जो ट्रेन की उन्होंने बात कही वो 36 महीने कही है। एज अ कराची आइट मेरी ये दुआ है अल्लाह करे जिस किस्म की बातें कही गई हैं, जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी जल्दबाजी में संगे बुनियाद एक ऐसे काम का रख दिया गया है जो मुझे नहीं पता किधर जाएगा, उसका क्या होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने किया है, मैं दुआ करता हूँ कि मुकम्मल हो जाए। सिंध हुकूमत का एतराज़ अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम वफाक ने एक और बड़े मंसूबे की बुनियाद डालकर रवायत तो एटलीस्ट कायम की, हम ये कह सकते हैं। इससे पहले नून लीग ने कराची को ग्रीन लाइन मंसूबा दिया, ये वाजे करना चाहते हैं, और PTI के पास अब 2 साल बचे हैं, वो कराची को कुछ देना चाहते हैं, तो ये बहुत प्लस पॉइंट साबित हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे, जब आवाम से वोट लेने के लिए जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अवाम में। किसी एक सियासी जमात का नहीं, कराची पूरे पाकिस्तान का शहर है, कराची तमाम सियासी जमातों का शहर है, कराची में कमोबेश मल्टीपल सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए बराए मेहरबानी इस शहर पर अब रहम खा लिया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया शाह साहब। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे सिंध हुकूमत तो ना लेके आई, इंतज़ार करते रह गए आप ही के कितने ऐलानात, कितने वादे, लेकिन अब वफाकी हुकूमत KCR ला रही है, ऑल्दो पुराना रूट है लेकिन जो भी है ला तो रही है। ये बताइएगा, आपकी मदद और ताउन भी वफाकी हुकूमत को दरकार है, तो आप लोग ताउन करेंगे? देखिए, एक्चुअली ये KCR का कोई इफ्तिताह नहीं था, KCR का कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं थी। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने KCR के रूट पे जो फ्लाईओवर और अंडरपास चंद बनने हैं, उन जिनमें कुछ पैसे सिंध गवर्नमेंट ने 6 बिलियन सिंध गवर्नमेंट के हैं और 13 या 14 बिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट के हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने आए थे। KCR मंसूबा तो बहुत दूर की बात है, ना उसकी कोई फिजिबिलिटी हुई है, ना उसकी कोई स्टडी हुई है, ना उस पर कोई रिपोर्ट आई है, ना किसी फोरम पे वो डिस्कस हुआ है। अभी तो वो बहुत दूर की बात है। अफसोस ये होता है कि देखें, कोई ने ये नहीं चाहता कि बड़े प्रोजेक्ट्स उसके सूबे में ना आए। अगर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है कि हम हर उस प्रोजेक्ट में आपका साथ देने को तैयार हैं जो पब्लिक को फ़ायदा देगा, जो सूबे के लोगों के लिए है, जो मेरे शहर कराची के लोगों के लिए है। लेकिन आप कम से कम मजाक तो ना करें। बता दें मुझे असद उमर साहब कि ये KCR पे उन्होंने कौन से फोरम पे बात की है, कहाँ से उनके पास फंड्स आए। अगर इतना इनको KCR की बात थी और इतना आज उनको एहसास है KCR का, तो मेरा सवाल ये है कि ये CPEC में जब इसकी सिर्फ सॉवरन गारंटी रहती थी 3 साल पहले, जब मुराद अली शाह साहब ने बारहा कहा था कि प्लीज़ इसकी सॉवरन गारंटी करवा दें ताकि ये कंस्ट्रक्शन फेज़ में चला जाए, और अब ये कंस्ट्रक्शन के फेज़ में चला जा चुका होता और बहुत हद तक इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी होती, तो CPEC से इसको किसने ड्रॉप करवाया? CPEC से किसने डीलिस्ट करवाया? ML1 को उसमें ले लिया और CPEC से KCR को ड्रॉप करवा दिया गया।
देखें, कोई भी ऐसा मंसूबा ट्रांसपोर्टेशन का हो या किसी भी सेक्टर का हो, सिंध गवर्नमेंट साथ काम करने को तैयार है, लेकिन खुदारा मजाक न किया जाए यहाँ के लोगों मजाक से। तो खैर शाह साहब कराची के अवाम के साथ हो रहा है और काफ़ी अरसे से हो रहा है। सियासी रस्साकशी कह लें, कभी MQM, कभी पीपल्स पार्टी या PTI, ऐसा लगता है अवाम के साथ ही मजाक हो रहा है अरसा दराज से। अब ये बता दीजिए कि जैसा कि बताया जा रहा है कि ये मनसूबा 2 साल के अंदर अंदर चल पड़ेगा होपफुली। आपने अपनी रिजर्वेशंस रखती हैं, आपके हमारे तवस्सुत से आपकी रिजर्वेशन सब तक पहुँच गई हैं। सिंध हुकूमत का क्या अंदाज़ा है, क्या चाहते हैं? कोशिश करें तो इसमें कोऑपरेट करें तो ये मुमकिन हो सकता है 2 साल के अंदर। अल्टीमेटली आप इसे फिजिबिलिटी का फुकदान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना होना कह लें, प्लानिंग का फुकदान कह लें, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो सब कुछ हो सकता है। देयर स्टिल टाइम फॉर इट। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि शेख रशीद साहब ने कोर्ट को मिसलीड किया और इतने पैसे खर्च करके वो 2 ट्रेन के वो बनवाए, उन्होंने रैग्स बनवाए जो 15 दिन के बाद बंद हो गए, और उसमें क्या मुसाफिरों कितने उन्होंने ट्रैवल किया वो भी स्टडी उनके पास आ गई। ये पुराना जो KCR का रूट है, ये अब उसको कहाँ और हमें स्ट्रेच करना है, कहाँ इसको फैलाना है, किन किन जगहों पे इसको हमें अंडरपास पे ले जाना है, या अपग्रेडेड इसको कहाँ हमें ओवरहेड किस पे ले जाना है। ये बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, ये तब सामने आएगी जब इसकी सर्वेज होंगे, इसकी स्टडी होगी। अभी तक कोई नामो निशान दूर दूर तक है नहीं, कहीं पे इन्होंने डिस्कस किया नहीं है किसी को। देखें, जब डिस्कस ही नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करना तो बहुत दूर की बात है। अभी कम से कम इसकी स्टडी टाइम लेगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 1.5 साल तो इसके सिर्फ सर्वेस, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, स्टडीज़ और सारी चीज़ों में लग जाएंगे। उसके बाद कोई बाहर की फर्म आती है, वो कितने साल में इसको कंसल्ट करेगी। 2 साल में तो ये जो आज ये कह के गए, मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड रखी जाए आज के हिसाब के शो में, कि जो आज ये 2 साल का दावा कर रहे हैं, 2 साल में तो ये जो अभी फ्लाईओवर और अंडरपासेस हैं ये भी पूरे नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा जी आपका रिकॉर्ड, आपकी जो बात है वो हम लिख के रख लें, तो हमने तो अपने रिकॉर्ड में रख ली है। लेट्स सी क्या होता है 2 साल तक। अब वैसे शाह साहब, अगर ये ट्रेन चल पड़े, 2 नहीं चले 2.5 साल में चल पड़े, साथ ही ग्रीन लाइन भी रवा दवा हो ही जाएगी होपफुली, तो शहर के ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए सर्टनली ज़रूरी नहीं है कि इन बड़ी सर्विसेज के साथ साथ दीगर छोटी जो फीडर बसेस हैं, इन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, आगे शहर में फैलाने के लिए जो लोग स्टेशन तक आते हैं, वो भी चलाई जाएँ। उस सिलसिले में आप लोग कुछ करना चाहते हैं? अभी KCR तो छोड़ते हैं, अभी ग्रीन लाइन तक ही अगर आप इस सिलसिले में कोई प्लानिंग है तो शेयर कीजिए हमसे। हमारा एक कंसोर्शियम के साथ मुआहिदा फाइनल होने के स्टेजेस में है। एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम है जिसमें टर्किश फर्म्स भी हैं, IT फर्म्स, टर्किश IT फर्म भी है, टर्किश ऑपरेटर भी है और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर भी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक उसकी साइनिंग सेरेमनी होगी और विद इन 3 to 5 मंथ्स हमने जो 250 डीजल हाइब्रिड बसेस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कुछ वजूहात की वजह से कुछ डिले हुआ, वो इंशाल्लाह बसेस भी हमारी कराची में आ जाएंगी। इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट अपने फ़ंड से ये प्रोक्योर करने जा रही है और ये ऑपरेटर भी हम खुद हायर कर रहे हैं। ये पहला फ़ेज़ है और दूसरा फ़ेज़ भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर देंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी काम करना है तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दबाजी में, जिस तरह उन्होंने मजाक किया है कराची के लोगों के साथ KCR वाला, ये ग्रीन लाइन के साथ ना करें, क्योंकि पेशावर BRT से अगर आपने सबक नहीं सीखा तो खुदारा इस प्रोजेक्ट को ख़राब ना करें। डिले ये हुआ है, लेकिन इसके अभी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिसको आपने एड्रेस करना है। ग्रीन लाइन को, आपके स्टेशंस हैं, आपके रूट्स हैं, आपके डिपोज़ हैं, उनको प्रॉपर आप बना लीजिए एक सिस्टमेटिक वे से। जिस तरह एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ये रिबन कटिंग सेरेमनी के चक्कर में नवंबर में आपने वज़ीर आज़म साहब को बुला लेना है और आपने ये रिबन कटवानी है। ना आपकी बसेस के ट्रायल्स हुए हैं, ना आपके पास दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो इस तरह ना करें। ये रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको वाकई साथ मिलके काम करना है तो आप ऑन साइट, ऑन ग्राउंड चेक कर लें कि अभी आपको कुछ और टाइम दरकार होगा। दिसंबर जनवरी तक इसको प्रॉपर करके फिर बेशक वज़ीर आज़म साहब आएँ और इसको आके लॉन्च करें। हमारे सूबे का प्रोजेक्ट है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। चले, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद थे।
मशवरा तो आपको पता ही है, मुफ्त होती है हमारा, और हमारे यहाँ चाहे मैं आपको किसी को दूं या कोई और हमें दे रहा हो, तो मशवरा दे दिया है शाह साहब ने कि जनाब अभी जल्दबाजी ना करें, अभी थोड़ा और टाइम ले लें, इसे दिसंबर जनवरी तक ज़रा ट्रायल वगैरह करें और फीता काटने की जल्दी ना करें। और पेशावर BRT से सबक सीखने का उन्होंने मशवरा भी दिया है। वैसे You should have confidence to say all these things, particularly कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हाल है और उसमें सूबाई हुकूमत का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद अगर आके ये सारे कोई गुफ्तगू करे और इस किस्म के लेक्चर्स दे के ऐसे कर लें वैसे कर लें, ज़रा टाइम ले लें, वन शुड हैव गट्स टू से ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि लिटरली सड़क पर आप आम आदमी को उस बस में सफ़र करता हुआ देखें जो कराची शहर में आज तक दिहाइयों से चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, तो आप परेशान होते हैं और आप रो पड़ते हैं कि इस शहर ने इस मुल्क की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा किया है और इस शहर को सब ने मिलकर इग्नोर किया है और इस शहर में रहने वालों को भी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा मौसम की बात करते हैं, लेकिन बादल जो है वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं कराची को, और कल तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अचानक होने वाली तेज़ बारिश माइक्रो बर्स्ट के बाइस हुई भाई, और चंद लम्हों की मूसलाधार बारिश से जमा होने वाला पानी वही अगेन सेम ओल्ड स्टोरी, घंटों खड़ा रहा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का सिलसिला अब 2 अक्टूबर तक मजीद जारी रहने की पेशगोई की है। अल्लाह खैर करे, लेकिन वी ऑल्सो वांट टू एंजॉय दिस मॉनसून जो जाता जाता मॉनसून है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया जो है उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ज़रा तैयारी पकड़ लें और के इलेक्ट्रिक भी ज़रा तैयारी पकड़ लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हल्के से बादल बरसें और बिजली चली जाए, वो बहुत इरिटेटिंग होता है सारा कुछ। वैसे पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है सिस्टम, और एटलीस्ट हमारे यहाँ जो मेरा नेबरहुड है, जो मोहल्ला है, पहले तो लिटरली एक बूंद भी गिरती थी तो बिजली बंद हो जाती थी, अब पहले से सूरत हाल बेहतर है। खैर जी, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सरदार साहब, कल वैसे मुख्तलिफ इलाकों में ऑलमोस्ट कितनी बारिश हुई है? क्योंकि बारिश के बाद जब हमने सड़कों पर ट्रैवल किया तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी ही कोई बारिश हो गई है, वही घंटों की ट्रैफिक जाम था और कई कई जगहों पे तो 1-1 1.5 फुट भी पानी खड़ा हुआ था। देखें जी, जो जहाँ जहाँ हमारे पास ऑब्जर्वेशन का इंतज़ाम है उसमें कायदाबाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा 6 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई थी, और सदर के एरिया की चूँकि हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं थी तो मीडिया के थ्रू या लोगों ने भी बताया कि सदर में ही ज़्यादा बारिश हुई, और बाद में रडार की स्क्रीन पे देख के मैं कह सकता हूँ कि वो कोई 15 से 20 मिलीमीटर हुई होगी। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, कल लाइट रेन ही थी जनरली। अलबत्ता एक आध जगह में जैसे सदर में थोड़ी देर के लिए वेरी ब्रीफ टाइम के लिए ये हुआ कि थोड़ा तेज़ शावर्स हुए, तो मेरे ख्याल में वही मैक्सिमम 15 से 20 मिलीमीटर हुई होगी, क्योंकि रडार की गुज़श्ता 12 घंटे की एक तरह से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो वो पता चल जाता है कि कौन से एरिया में कितनी बारिश हुई है। तो बहुत कोई बारिश नहीं हुई एज सच, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ मकामात का जो हाल था वो हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। सरदार साहब, आज कल परसों ओवर द वीकेंड इस हफ्ते की क्या पेशगोई है? क्या सारा हफ्ता हम बारिश एक्सपेक्ट करें? कितनी बारिश एक्सपेक्ट करें? वो जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है उसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल इम्कान है। ये आज से लेके 2 अक्टूबर तक का स्पेल है, इसमें यानी 4 से 5 दिन का स्पेल है। उसकी वजह यह है कि एक सर्कुलेशन हवाओं की एक लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी मौजूद है अरेबियन सी और गुजरात, रन ऑफ कच्छ वगैरह पे, जिसकी वजह से गुज़श्ता कल बारिश हो गई कराची में। और एक लो प्रेशर एरिया जो इंडिया पे इस वक्त मौजूद है, सेंट्रल इंडिया पे, वो आगे बढ़ता हुआ उनके जब गुजरात के कोस्ट के करीब आएगा, उनका जो वेस्ट कोस्ट है गुजरात के कोस्ट के करीब, तो फिर वो समंदर में कुछ हिस्सा उसका दाखिल होगा और वो दोबारा से री इंटेंसिफाई होगा, ये री स्ट्रेंथन हो जाएगा वो लो प्रेशर, और फिर डिप्रेशन की भी सूरत इख्तियार कर सकता है। तो उसके नतीजे में फिर ये तेज़ बारिशें जो पेशन गोई की गई है वो हैं अगले 4 से 5 दिन तक, और न सिर्फ कराची, पूरा सिंध ही उसकी लपेट में आएगा और आगे बढ़ता हुआ वो ओमान की तरफ निकलेगा सिस्टम। तो जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं वहाँ पे भी तेज़ बारिशों का इम्कान है, और माड़ा, पसनी, गवादर और इन सब एरियाज़ में। तो अभी हम हैं ट्यूसडे पे, मुझे बताइएगा आगे बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इनमें से किस दिन सबसे ज़्यादा बारिश का इम्कान है? देखिए आज मंगल है, मंगल बुध यानी 28, 29, 30 और पहली और 2 तक तो कंफर्म है।
ठीक है। इधर कराची और सिंध में। और उधर बलूचिस्तान की हम बात करें तो ज़ाहिर है उधर 3 तारीख तक है। और इसमें जब ये लो प्रेशर एरिया ऐसे लग रहा है, ऐसा इम्कान है क्योंकि समंदर में जब इंटर होगा तो उसको एक तरह से दोबारा से सपोर्ट मिलेगी। सी सरफेस टेम्परेचर इस वक्त हाई चल रहे हैं 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे भी थोड़ा सा ऊपर 30-31 सेंटीग्रेड आप कह लें इधर। 2 तक तो है। अच्छा सरदार साहब, लास्टली अब अक्टूबर की आमद है। वैसे तो पूरे मुल्क में ज़रा अक्टूबर में मौसम तब्दील हो जाता है, लेकिन कराची के डायनामिक्स कुछ और हैं। तो अक्टूबर कराची में इस मरतबा भी ज़रा गर्म महीना ही होगा। देखिए, अक्टूबर तो रवायती तौर पे तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में। मई और जून के बाद फिर अक्टूबर गर्म होता है, तो जाहिर है वो तो अपनी उस पर गर्म ही होगा। लेकिन पहला हफ्ता इसका, यानी पहले जो 3-4 दिन है वो बारिशां होने की वजह से इतने गर्म नहीं गुजरेंगे। लेकिन उसके बाद फिर यानी पहला हफ्ता भी ठीक ही गुजरेगा, इसलिए कि मानसून एक तरह से स्ट्रेच कर रहा है। पहले हफ्ते या हो सकता है अक्टूबर के पहले 10 दिनों तक नॉर्थ पाकिस्तान में चले, तो उसके इन्फ्लुएंस में साउथ वेस्टर्ली विंड चलती रहेगी। तो पहला हफ्ता 10 दिन अक्टूबर के गर्म नहीं गुजरेंगे, ठीक ही गुजरेंगे। अलबत्ता ये 2 दिन गर्मी पड़ेगी आज और कल, क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड या आपकी जो समुद्री हवाएं हैं वो मन कहते हैं सिस्टम के बायस। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। सो कराची वालों, मौसम का हाल हमने आपको बता दिया और तैयारी पकड़ लें सारे लोग। लेट्स सी कि ज़्यादा बारिश ना हो, मैनेजेबल बारिश हो, कंट्रोलेबल बारिश हो और हम मौसम भी इंजॉय करें और कोई जो बद इंतज़ामी की वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं और सामने आते हैं वो ना आए, क्योंकि अब तो वी आर वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर टाइम कि भाई इस हफ्ते बारिश होनी है। होपफुली इंतज़ामिया से हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेटर साहब सब अपनी तैयारी पूरी रखें। और हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। भाई आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और दिन ये है कि दुनिया भर में आज मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का आईन तमाम शहरियों को मालूमात तक रसाई का हक देता है। आईन के आर्टिकल 19 के तहत कोई भी शहरी किसी भी सरकारी महकमे से तहरीरी तौर पर मालूमात मांग सकता है। मुकर्ररा मुद्दत में अगर ये मालूमात ना मिलें तो दरख्वास्त गुजार अदालत में पिटीशन दायर कर सकता है, मगर ये कानून सिर्फ बाय द वे कागज़ों तक महदूद है। ताज़ा मिसाल इसकी हुकूमत को मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ है। हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को मिलने वाले कीमती तोहफ़ों के बारे में पूछे गए सवालात के जवाबात देने से गुरेज कर रही है और कुछ नहीं बता रही है। हालांकि माजी में खुद इमरान खान इसी बात पर जोर देते रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल कितनी मरतबा दोहराते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि PTI हुकूमत पहले 100 दिन में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के क़याम को बड़ी फ़तह भी करार देती रही है। लेकिन हमारे यहाँ कानून बड़े अच्छे बनते हैं मगर अमल दरामद इन पर नज़र नहीं आता है। और बाय द वे जिस तरह वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि कुछ इस्लामी मुल्कों के या अरब ममालिक के सरबराहान को एतराज़ात थे कि उनके दिए हुए तोहफ़ों की तफसील ना शेयर की जाए, तो सर आप ना बताइए कि किस मुल्क ने और किस मुल्क के कौन से सरबराह ने क्या तोहफ़ा दिया। बस ये बता दीजिए कि ये तोहफ़े हैं जो गैर मुल्कियों की तरफ से या दीगर ममालिक की तरफ से मिले हैं और उनकी कीमत और उन तोहफ़ों में से कितने पैसे देकर वो तोहफ़े वज़ीर आज़म, उनकी फैमिली या फिर वफाकी काबीना या दीगर लोगों ने इंक्वायर किए हैं, ये तफसीलात आवाम को देनी चाहिए। ये आवाम का बुनियादी हक़ है, क्योंकि इससे पहले की जो मिसालें मौजूद हैं वो बड़ी खौफनाक हैं कि माशाल्लाह 50 और 100 रुपये में ब्रांडेड स्कार्फ और पता नहीं क्या कुछ लिया जाता रहा है। खैर, इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, दुनिया में आज मालूमात से रसाई का दिन मनाया जा रहा है। हर शहरी का ये बुनियादी हक़ है और इस दिन मनाने का मकसद भी दुरुस्त मालूमात तक रसाई है और आवाम की बहबूद और इदारों की मजबूती में भी ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जमहूरियत को ये मामला तक़वियत बख्शता है। पाकिस्तान में कितनी अहम है ये चीज़ और जो सूरत हाल है इसमें आपको पता ही है कोई इतना इम्प्लीमेंटेशन इस कानून पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे क्या नुकसान होता है वैसे माशरों को? पाकिस्तान में ये चीज़ कोई अहम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इदारा बताएं जो अपने कदमों पे खड़ा हो, या कोई हुकूमत बताएं जिसने आज़ाद खुद मुख्तार इदारा बनाने की कोशिश की हो। जब
अपोजिशन में होते हैं तो नारा मारते हैं कि इदारों को आज़ाद होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, इदारों में अपने ज़ाती मुलाजम नहीं भर्ती करने चाहिए, इदारों को ज़ाती मुलाजमों से नहीं भरना चाहिए। जब इक़्तिदार मिलता है तो इदारों को अपने ताबे कर लेते हैं और इदारों में अपने ज़ाती मेरा बंदा अपना बंदा लगा देते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ ना, और दूसरी बात अवामी बहबूद, ये ऑडिट लेस जमहूरियत है हमारे यहाँ, परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत है, ड्रामों वाली जमहूरियत है, रोने धोने की और कब्रों की सियासतों वाली जमहूरियत है। तो इसलिए इसमें ना अवामी बहबूद इम्पॉर्टेंट है, ना कोई इदारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें बस एक ज़रिया है कि वोट के ज़रिए आते हैं और उसके बाद पब्लिक मालूमात तक पब्लिक को रसाई मिले। जाहिर है अगर ये हो तो फिर फेक न्यूज़ का चांस भी कम होता है, जिसका आजकल बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। ये बताइएगा कि हुकूमत ये निज़ाम ठीक करने में अगर दिलचस्पी नहीं लेती तो इस पर हुकूमत को इस बात का इदराक है कि उनका नुकसान है, और अगर इस निज़ाम को वो ठीक करेंगे तो उल्टा मफाद है इसमें उनका। इसमें हुकूमतों का मफाद है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम बंदा इक़्तिदार में पहुंचाते हैं तो हमसे कट जाता है। वो फिर उसकी पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, ऐवान सदर हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, वजारतें हों, सूबे हों, वज़ीर आला हों, गवर्नर हों, अजीब व गरीब पॉलिसियाँ होती हैं, अजीब व गरीब बयानात होते हैं। लगता ही नहीं है कि ये बंदा वही था जो कल अपोजिशन में था और कितनी खूबसूरत बातें कर रहा था। आज आप जमाते हैं या सियासी जमातें अपोजिशन में हैं, उनके ज़रा कॉल सुने, लगेगा कि कोई खलील जबरान बोल रहा है, कोई अरस्तू बोल रहा है, कोई लुकमान बोल रहा है, कोई अफलातून बोल रहा है। लेकिन जब यही लोग जाते हैं हुकूमत में तो ऐसे सुम्मुन बुकमुन उमियुन, बिल्कुल चुप। तो कहने का मकसद ये है कि ये है चंद ख़ानदानों की निज़ाम है, ये कोई चंद 100 लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, 5% को ये निज़ाम अंडे और बच्चे देता है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक, ऑलराइट, वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाय द वे, अगर आपको ये, चूँकि आज मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम अपने तमाम व्यूअर्स से पूछना चाहेंगे कि अगर आपको कोई एक चीज़ मालूम करनी हो हुकूमत या किसी हुकूमती शख्सियत से मुताल्लिक, तो व्हाट वुड यू बी इंटरेस्टेड इन? आप हमें लिख के बताइए @Jio Pakistan TV। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम इंस्पायरिंग यंगस्टर्स से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग ट्रांसजेंडर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिनका आगाज़ भी सड़कों पर भीख मांगने से हुआ, लेकिन फिर इस नौजवान ने यह ठानी कि ये नहीं करेंगी, ये वो नहीं करेंगी जो बाकी लोग करते हैं, ये अपने लिए कुछ मुख्तलिफ करेंगी और अपनी तकदीर अपनी मेहनत से ख़ुद बदलेंगी और लिखेंगी अपने लिए कुछ नया। निशा राव हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले अभी हम आपकी मुलाकात करा चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी में पहले इन्होंने LLB किया, लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम दिया, लाइसेंस इन्हें मिला, शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और अब इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा LLM में एडमिशन लिया है, एंड शी इज़ गोइंग टू बी एन MPhil स्टूडेंट। सो निशा, वेलकम टू Jio पाकिस्तान। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो कि आपको एडमिशन मिला है, आगे माशाल्लाह आपने पढ़ने का सोचा है, तो ये कहाँ तक पढ़ना है और ये कहाँ तक सफ़र जारी रखना है? वैसे तो ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके इरादे क्या हैं? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी। देखिए कि जो मेरा फ्यूचर है, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। जो मेरी ख़ुद की ज़िंदगी है वो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस कर दी है। माई ड्रीम इज़ लाइफ इज़ टू बिकम अ जज। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जज लगूँ। इंशाल्लाह मैं उसके लिए अभी रेडी हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ। यू नो, मैं अभी यही सोच रहा था कि इंशाल्लाह आप अल्टीमेटली एग्ज़ाम दे के फिर जज बनेंगी, तो इट वुड बी अनदर हिस्टोरिकल मोमेंट इन पाकिस्तान जुडिशल हिस्ट्री एज वेल, बट यू डिज़र्व इट। आप बड़ी मेहनत से यहाँ पे पहुँची हैं। निशा, ये बताइएगा, आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन एज सच महसूस नहीं हुई। चलें, आपके साथ ज़बरदस्त ये रवैया रहा लोगों का, आप दीगर लोगों की मदद के लिए क्या कर रही हैं? वो ट्रांसजेंडर्स जो अभी भी सेक्स वर्कर्स हैं, या उनके पास कोई कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या वो बेगरी में इन्वॉल्व हैं, भीख मांगते हैं सड़कों पर, उनको एम्पावर करने के लिए, पर्टिकुलरली जो यंग लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, 16, 17, 15 साल की,
उनको एजुकेशन में लाने के लिए, उनको एक सही पाथ दिखाने के लिए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? देखें, जो मेरी एनजीओ है ट्रांस प्राइड सोसाइटी, उसके प्लेटफॉर्म से हम जो यंग ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं, हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, उनके लिए जॉब की तरफ हम उनका रुझान कर रहे हैं। हम उनको इस तरह की सेशंस करवाते हैं अवेयरनेस, ताकि वो सोसाइटी में जाकर इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ इजाफा हुआ है? अभी ओवरऑल माशरे के रवैये में तब्दीली आई है? अगर हम सोसाइटी को समझाना चाहें तो सोसाइटी समझती है। बहुत ज़्यादा लोग मुझे मेल्स करते हैं ट्रांसजेंडर्स की जॉब के लिए, और हम उनको ट्रांसजेंडर अवेलेबल करते हैं। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिव रोल आ रहा है कि लोग ट्रांसजेंडर्स को जॉब पर रख रहे हैं और ट्रांसजेंडर भी इंटरेस्टेड हैं। चले, ऑल दोज़ वाचिंग अस, बताइएगा क्या उनके पास स्किल होनी चाहिए जिससे उन्हें आसानी से एक जॉब मिल सकती है? जितने ट्रांसजेंडर्स जो मे बी दे वांट टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, वो क्या करें? ट्रांसजेंडर थोड़े से ग्रूमिंग हों, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हों, कंप्यूटर कोर्सेज़ हों, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इंटरमीडिएट तक उनकी एजुकेशन हो, तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर एक अच्छी ज़िंदगी सोसाइटी में गुजार सकते हैं। अच्छा, और जो आपसे मदद लेना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये दिस इन्वॉल्व्स मनी एज वेल, इन खर्चा होता है पढ़ने लिखने का और खाने पीने का, सारी चीज़ों का। देखिए, जो मेरी तरह पढ़ना चाहते हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आएँ, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट डोनर्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन हासिल करें, अपनी डिग्रियां कंप्लीट करें और अच्छी अच्छी जॉब्स कर सकें। तो आपकी एनजीओ का नाम क्विकली दोबारा बता दें आप हमें, ताकि हम यहाँ अनाउंस कर सकें। जी, मेरी एनजीओ का नाम ट्रांस प्राइड सोसाइटी है, जिसको माया बशीर अहमद, आलिया मिर्ज़ा, मुदस्सिर इकबाल चौधरी और बहुत से ऐसे लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी सपोर्ट से हम ट्रांसजेंडर्स को एजुकेट कर रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो निशा, अब आप जब एमफिल कर लेंगी तब हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। ऑल दोस ट्रांसजेंडर्स हु वांट टू चेंज देयर फेट, प्लीज़ निशा से रब्ता करें। वी आर गोना सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे पास वैसे तो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। यू नो, इट्स अ डिफरेंट सेटिंग, इट्स अ डिफरेंट सेटअप, सो वी आर ट्राइंग टू मैनेज इनटू इट। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की खबरें माजी में भी सामने आती रही हैं, लेकिन पहली बार मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की तरफ से एक्चुअली ये एतराफ़ किया जा रहा है कि देयर आर डिफरेंसेस। सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 3 रोज़ पहले ऑलमोस्ट रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि झगड़े वर्करों के नहीं हैं, क़यादत के दरमियान हैं। झगड़े ख़त्म होने चाहिए, इंतखाबात किसी भी वक्त आ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, लेट्स लिसन टू हिम। आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपकी तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयां हैं। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। भाई ये कहना था, और इस मीडिया ने इस बयान को फिर हाथों हाथ लिया और ख्वाजा आसिफ ने इसकी फिर कुछ यूँ वजाहत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं इसको बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। मेरी अगर आप पूरा जो एड्रेस है या पूरी तकरीर जो है सुने, तो आपको कॉन्टेक्स्ट जो है ना मेरा, उससे आपको सबात भी आपको पता चल जाएगा। मैंने जो है ये जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं इधर कंटोनमेंट बोर्ड के, उसके हवाले से और दूसरे इलेक्शनों के हवाले से जो हमारे शहरी और ज़िली सतह पे इख्तलाफात हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इख्तलाफात हैं, इसमें बयानिया वाली कोई बात नहीं। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इख्तलाफात हैं उनकी बात की। हमारी मरकजी क़यादत जो है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के हवाले से सारी पार्टी जो है सियासत कर रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जी, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन तहसील और इस डिस्ट्रिक्ट की सतह पर वो कह रहे थे, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब की वजाहत एक तरफ, हमजा शहबाज ने भी बाय द वे उसी दिन एक बयान दिया जो पार्टी में मौजूदा अख्तलाफात की वाज़ेह निशानदही करता रहा। हमजा शहबाज का कहना था कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का फैसला दुरुस्त था। ये सुनिए पहले। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था, और
कौमी मफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फ़ैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फ़ैसला था। मुल्क की मफाद जो है वो ज़ाती मफादात से बालातर रखना चाहिए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फ़ैसला था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ इशू पर क्या कह रही थी, वो भी सुनिए। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। सो मरियम नवाज़ ने हमजा शहबाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हमजा शहबाज अच्छे इंसान है, हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन हम सब के लीडर नवाज शरीफ ही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी पेशगोई की है कि नून लीग आने वाले दिनों में कई धड़ों में तकसीम हो जाएगी। शेख साहब ने क्या कहा, ये उन्हीं की ज़बानी में से सुनना बनता है। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है। पहले मेरा ख्याल था नून में से मीन निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। जब इलेक्शन में जाएगी नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोडो कराटे से दो चार होगी। शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि 2023 के इलेक्शन शफाफ हों और उसमें कोई धांधली ना हो। शहबाज शरीफ साहब, आपको ये कमिटमेंट दी जाती है कि शफाफ होंगे, ठीक होंगे। यही इमरान खान की राय है। अच्छा जी, जोडो कराटे से दो चार होगी, जोडो कराटे से। शेख साहब का इंटरेस्टिंग तज्जिया भी आप सुन लिया। इसी में बात करते हैं सीधे सहाफ़ी तज्जिया का। सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुन लें, ऑल्दो उन्होंने वजाहत कर दी। उसके बाद हमजा शहबाज साहब का बयान और दीगर रहनुमाओं का बयान, एक तकसीम मौजूद है और ऐसा लगता है कि मुफाहमत वाले जो हैं वो मुज़ाहमत वालों को अपनी तरफ लाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। क्या लगता है, क्या ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि आप इसमें मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ को खुद दखल देना चाहिए या अभी ऐसे ही चलने दें? मेरा ख्याल है कि अभी तो बहुत सारे मरहले आने हैं। अभी तो इमरान खान मौजूद है और इमरान खान की हुकूमत बड़ा रेजिस्टेंस देगी। वो भी बड़ी मजबूत हुई है पिछले सालों से। अगर आप बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखें तो जहाँ नून जीती भी है वहाँ भी पीटीआई ने अच्छे वोट लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन दोनों पार्टियों के दरमियान भरपूर मुकाबला होगा। सवाल सिर्फ यह है कि इमरान खान का मुकाबला इमरान खान खुद से है, महंगाई से है, क्राइसिस जो उनकी गवर्नेंस के हैं उनसे है। अगर इनसे वो ओहदा भरा हो जाते हैं तो फिर तो पीटीआई टफ टाइम देगी। लेकिन अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए मुश्किल होगा जीतना। बड़ाई साहब, कंटोनमेंट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के तरीक़ाकार में एक वाज़ेह तब्दीली भी हमने देखी और फिर वोट को इज़्ज़त दो के बजाय काम को इज़्ज़त दो का बयानिया चला, जिसके नताइज भी इनको मिले हैं अपेरेंटली। अब ये वाज़ेह नहीं हो गया कि मुस्लिम लीग नून को वोट चाहिए तो किस तरह से वोट इन्हें पड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि बयानिए की जो जंग है मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। शुरू में तो ये फ़ायदे में रहा, बयानिए का तजाद जो था उससे शहबाज शरीफ का रास्ता खुला रहा, वो मुज़ाकरात करते रहे, और मरियम का और नवाज शरीफ का रास्ता खुला रहा कि वो मज़ाहमत करते रहे। लेकिन जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है, जो जो इंतखाबी सियासत का वक्त आ रहा है, इन बयानियों का जो तजाद है वो नून लीग के लिए मसले पैदा कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इनको बयानियों के तजाद को ख़त्म होगा तभी हुकूमत जो है, तभी नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत सकेगी। और उसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि अपना जो बयानिया है वो इंतखाबी बयानिया बनाएं, अपने बयानिए को ऐसी शक्ल दें जिसमें मज़ामत और मफाहमत दोनों शामिल हों और जिसका फ़ायदा इंतखाब में नज़र आए। अच्छा बड़ाई साहब, मुस्लिम लीग नून बाय द वे खुलकर अब ये इशारे दे रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। खैर ये इशारे तो कब से कब दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहती है कि भाई किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, इसलिए अपने सफ़े दुरुस्त कर लें। और वो अपने आने की नवीद भी अपने वर्करों को सुना रहे हैं। सिर्फ कंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज पर ये दावा जो किया जा रहा है, इसको सीरियस लेना चाहिए? डेफिनेटली कंटोनमेंट बोर्ड के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अक्सरियत मिली है और साथ ही साथ पिंडी कंटोनमेंट में और पेशावर में भी वो जीती है।
और इससे यूँ अंदाज़ा होता है कि थोड़ा सा जो इसने अपने स्टाइल में तब्दीली की है, और सिर्फ मज़ामत नहीं, मज़ामत के साथ साथ अपना खिदमत का, अपना डेवलपमेंट का और अपना फ्यूचर जो है उसके नारे पेश किए हैं कि आइंदा भी डेवलपमेंट करेंगे। तो मेरा ख्याल है यही तरीक़ेकार, यही बयानिया जो है ये सूट करेगा अगले इलेक्शन में नून लीग। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी अब आगे बढ़ेंगे और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़, एक मेहमान, एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में आपको पता है पाकिस्तानी ख़वातीन, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं, और पाकिस्तानी निजात ईशा शेख हैं जो इस साल फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 की फहरिस्त में इन्होंने जगह बनाई है। नौजवान एंटरप्रेन्योर ने एक आप कह लें एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्लेपैल। हमने पेपैल तो सुना होगा, लेकिन ये प्लेपैल क्या है? इसमें कुछ थोड़ा सा जो हमें समझ में आया वो ये है कि हर इंसान को उसकी फ़िटनेस से मुताल्लिक गोल्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, और जब वो गोल्स अपेरेंटली अचीव करता है तो उसको कुछ डिजिटल करेंसी की सूरत में फ़ायदा भी होता है। एंड हाउ डज दिस एक्चुअली सिस्टम वर्क्स, और कहाँ पर ये इस वक्त चल रहा है और कितने इसके यूज़र्स हैं, ये हम जान लेते हैं ईशा शेख से ही। ईशा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट टू द फोर्ब्स नेक्स्ट 1000। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अब ये बताइएगा कि आइडिया कैसे आया, ये क्या है एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म, और हाउ डज दिस वर्क? The idea actually came from my personal journey and struggle with obesity. I was clinically diagnosed with obesity 8 साल की उम्र पे, and जब मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था स्कूल में। ह्यूमन जेली डोनट बुलाया जाता था, बदसूरत बुलाया जाता था, मोटा बुलाया जाता था। मेरे हर किस्म के नेगेटिव निकनेम्स जो बचपन में बोले जाते हैं व्हेन यू आर फैट और यू डोंट लुक अ सर्टन वे, वो बोले जाते थे। तो जब मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए गई टू द हॉस्पिटल, माय फादर वाज टोल्ड के क्योंकि आपकी फैमिली में थायराइड और डायबिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, इनके वेट का बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना विल बी अ ह्यूज हेल्थ रिस्क। तो वहाँ से मेरी जर्नी प्लेपैल के साथ स्टार्ट हुई। मेरे फादर ने मुझे बोला अगर तुम 30 पाउंड उतारती हो, विच इज़ अबाउट 15 kgs, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे फेवरेट टॉयज़ लेके दूँगा। तो यहाँ पे मैंने चैलेंज अंडरटेक किया, एंड 8-10 साल की उम्र तक आई एंडेड अप लूजिंग 65 पाउंड्स। वाओ। Yeah, so my journey with PlayPal actually started at a very young age, subconsciously. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बड़े होके आपने 10 साल की उम्र में इंसेप्शन, आपको तो आइडिया आ गया मतलब है कि somehow इस ऐप का। राइट, मैंने हर किस्म की फैट डाइट की, केला इन दूध की एक डाइट होती है जिसमें आप केला और दूध 3-4 दिन खाते हैं, वो की। फिर 4-5 दिन आप सिर्फ फ्रूट खाते हैं, वो भी की। उसके बाद सूप डाइट की, जूस डाइट की, मतलब हर किस्म की जो अनहेल्दी डाइट थी वो मैंने की। एंड 20 साल पहले तो गूगल भी नहीं था, तो यू नो और आज भी अगर आप गूगल पे जाके चीज़ों को लुकअप करते हैं तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लेपैल का आइडिया जो है वो यहाँ से शुरू हुआ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में है, एंड उसके अंदर ऑब्वियसली थ्रू केमिस्ट्री ह्यूमन बॉडी का मुझे बहुत सा सीखने को मिला। अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि आपने इंसेंटिवाइज कर दिया है वेट रिड्यूसिंग जर्नी को या फिर फिट रहने को। तो आपने कैसे किया? एज एन मैं एक ये ऐप डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मेरे पर्टिकुलर्स लेगी है ऐप, मेरा बॉडी वेट, मेरी हाइट, मेरी एज, या फिर कोई फिजिकल चेक करेगा मुझे, डॉक्टर एक दफ़ा मुझे जाना पड़ेगा, और क्या किस तरह के गोल्स होते हैं? कुछ एग्जाम्पलरी गोल्स हमारे सामने रखिएगा, और किस तरह के इंसेंटिव्स होते हैं फिर? राइट, तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करते ही आपकी गेमिफिकेशन जर्नी की स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मेरे फादर ने मेरी की थी। तो अपना नाम, ईमेल और अपनी इंफॉर्मेशन देते देते आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो रिवॉर्ड होता जाएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे एप्लीकेशन में। और इवेंचुअल गोल ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देके कि आपको एलर्जीज़ कौन सी हैं, आपकी फूड प्रेफरेंसेस कौन सी हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डिजीज़ कौन सी हैं, मैटरनल और पैटर्नल साइड पे, इस तरह के बहुत से सवालात आपसे पूछे जाएंगे।
एंड पूछने के आंसर करने पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और फिर ये पॉइंट्स जो हैं आप हमारे ई स्टोर पे जाके रिडीम कर सकते हैं। आपको परचेजेस पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट भी उस पर ख़रीद सकते हैं थ्रू दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने अर्न किए हैं। एंड जब आप एक दफ़ा अपनी हेल्थ प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा जो स्मार्ट हेल्थ एनालिस्ट है जो AI यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, वो आपको ऑन ए डेली बेसिस आपके हेल्थ प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए आपको रिकमेंडेशंस देता है कि फॉर इंस्टेंस लेट्स से आपकी फैमिली में थायराइड है और डायबिटीज़ है, तो there are certain foods that you must avoid to ensure that your thyroid gland and your pancreas are not triggered and are not overstimulated. So what the system is capable of doing is telling you what foods to avoid, when to sleep, when to wake up, when to exercise, and really kind of bring a mix of all of this to make sure कि आपके जो vitals हैं body में वो consistently maintain हो रहे हैं। So is it like a daily goal something या weekly goals होते हैं? There are daily goals, there are weekly goals, there are monthly goals, and it's not just a weight loss platform. It is an overall health platform that is bringing all facets of health all in one place. This is a very innovative idea. I must say this is very original in its thought. तो अभी कैपिटल कितना जनरेट हो गया for a startup to work, to kick off, बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें भी to make it work। तो आपने I'm sure pitch किया होगा, कोई भी impress हो गया होगा, क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं इस सिलसिले में? राइट अभी हम लोग अपनी सीरीज़ A फंडिंग में जा रहे हैं, which is the next round of funding, and ये एक serious stage of funding होती है for a company। ये pre-seed या seed के बाद आती है, and इस stage पे आपके पास product ready होना चाहिए जो कि हमारे पास है, आपके पास कुछ यूज़र बेस होनी चाहिए और आपका जो बिज़नेस प्लान है दैट शुड रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस। सो ये सारी चीज़ें हमारी पिछले बहुत सालों की मेहनत जो है वो आके कंसोलिडेट हो गई है, एंड वी आर रेडी नाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। गुड टीम। तो ये कहाँ बेस्ड है वैसे? फॉर इन्फॉर्मेशन में जानना चाहता हूँ, आप अमेरिका में हैं, कहाँ हैं? जी, हमारा जो हेड ऑफिस है वो कोलोराडो में, हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अमेरिका में सिचुएटेड है और हमारा जो फ्रंट फेसिंग साइड ऑफ द कंपनी है वो उधर है। हमारी जो बैक एंड डेवलपमेंट होती है टेक्नोलॉजी की वो पाकिस्तान में हो रही है। तो ब्रीफली, वी डोंट हैव टाइम, डू यू at some point in time plan to bring this app for Pakistani users here in Pakistan as well? Absolutely. As the infrastructure, the health infrastructure in Pakistan grows, we certainly plan on bringing it here and integrating it with the evolving health systems that would be in place in the future. Thank you so much, Isha Sheikh हमारे साथ मौजूद थी। To be honest, this is a very unique idea. This is very original when we heard about it from Isha herself. So PlayPal, we look forward कि भाई हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस ऐप को यूज़ करेंगे और इसको ये जो आपके पर्सनल डेली हेल्थ गोल्स होते हैं इसको कोई इंसेंटिवाइज कर दे तो बेहतरीन है। मतलब आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, उस पर आपको ऊपर से फ़ायदा हो रहा है, तो एक वो लालच सा आ जाता है ना। सो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बातें करेंगे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कल हमने खबर का तस्करा किया था, आज ज़रा उस बारे में तफसील से बात करते हैं। आवाम के लिए ना सही अवामी नुमाइंदों के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट दी जाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं मंजूर काकड़ साहब, पार्लियामेंटेरियंस के लिए अलहदा तैयारे का ये मुतालबा कर रहे हैं। मंजूर काकड़ ने खुसूसी तैयारा और नया तैयारा इनफैक्ट खरीदने के मुतालबे पर मुश्तमिल करारदाद सेनेट में एक जमा करा दी है और शिकवा यह है कि गैर मुल्की दौरे के लिए पार्लियामेंटेरियंस को दूसरों से तैयारा मांगना पड़ता है या आम तैयारे में सफ़र करना पड़ता है। सरकारी दौरों पर अवामी नुमाइंदे खुसूसी प्रोटोकॉल के हकदार हैं। अब ये सारे मामलात थोड़े से मायूब लगते हैं सुन के, लेकिन क्या इसके पीछे वजूहात हैं? मंजूर अहमद काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। आपको पता ही है सबसे पहले तो पाकिस्तान में आवाम के लिए क्या ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू बिग सिटीज़ जहाँ पे मेट्रोज़ और ये BRTs वगैरह हैं। उसके अलावा कराची आप देख लें, क्वेटा आप देख लें, क्या सहूलियात हैं यहाँ पे आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट की?
उसमें जब इस तरह का मुतालबा आता है कि हमें भाई अलग से तैयारा चाहिए, तो आपको नहीं लगता थोड़ा ऑफेंड हो सकते हैं अवाम इस बात को सुनकर? थैंक यू अब्दुल्ला भाई। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आवाम के लिए गवर्नमेंट बनती है, रियासतें बनती हैं और आवाम की जो है ना उसी रास्ते से उनकी खिदमत की जाती है, उनको सहूलियात दी जाती हैं। अब उसमें जब हम देख लें, हम वापस वही बात करेंगे कि जितने अरसे गुजरे हैं सब के सामने हैं, जो चीज़ें हैं वो सब के सामने हाया की तरह है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही। जैसे आपने ख़ुद कहा कि मेट्रो मतलब इस्लामाबाद में बनी, लाहौर में बनी, KPK में बनी। अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता अब कराची में भी इंशाल्लाह आ जाएगी और बलूचिस्तान के हवाले से इंशाल्लाह भी बलूचिस्तान भी आगे की तरफ जाएगा और बलूचिस्तान भी तरक्की करेगा, ख़ासकर जो सेपिक के हवाले से है, जो वन बेल्ट वन रोड के हवाले से है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आएगी और ये लोगों के लिए और आवाम के लिए ही है। जैसे कि तैयारी की बात आई है, एयरक्राफ्ट की बात आई है, वो जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि बाहर के दौरे होते हैं और पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो एयरक्राफ्ट मांग रहा है। पार्लियामेंटेरियन अपने लिए क्राफ्ट नहीं मांग रहा, ना अपने लिए प्लेन मांग रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात अगर हम देख लें, आपने ख़ुद कहा कि बाहर के जो फ़ॉरेन दौरे होते हैं, अब अगर सालाना अगर 50-60 आप लगा लें तो उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं इस एयरक्राफ्ट से ज़्यादा वो ख़र्चे आते हैं, टैक्स लगा के, चीज़ें लगा के। तो जब मैं बैठा मैंने ये चीज़ महसूस की कि ये जो एक पार्लियामेंट का एक वक़ार है तो उसको उस वक़ार के मुताबिक ही रहना चाहिए। बाकी मैं बाहर की बात नहीं करूंगा आपके साथ अब्दुल्ला भाई, मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा। के दौरे होते हैं सेनेटर साहब, तो आप नॉर्मल जो फ़्लाइट्स चलती हैं ज़ाहिर है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें क्या कबाहत है? बिल्कुल उसमें कोई कफ़ात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप अखराजात की बात हम कर लेते हैं तो इससे तो ज़्यादा एयरक्राफ्ट लेने से तो ज़्यादा अखराजात जो है ना आपके निजी दौरों पे भी आते हैं और बाहर फ़ॉरेन के दौरों पे भी आते हैं। अब अगर सालाना 50 दौरे हो जाएं चेयरमैन के और उसके साथ जो उसकी डेलीगेशन जाती है तो आप उसको जो है ना कैलकुलेट कर ले पूरा। चेयरमैन साहब के पास तो आपको पता है ना एक छोटा तैयारा होता भी है व्हिच ही यूजेस टू ट्रांसपोर्ट एज इन ट्रैवल बिटवीन विद इन पाकिस्तान। नहीं जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ये जिसने भी कहा है वो गलत कहा है। उसको हमेशा जब भी कहीं पे वो जाता है निजी दौरे पे यहाँ पे तो वो किसी सीएम को कॉल करते हैं, तो वो सीएम से जो है ना वो एयरक्राफ्ट मांगा जाता है। अब उसको मिले या ना मिले तो इसके ऊपर हम एक लेबल लगा रहे हैं, ये ऐवान बाला है, ये एक ऐसा मनसब है वज़ीर आज़म के बाद एक बड़ा मनसब चेयरमैन का और स्पीकर का है। फिर अगर हम देख लें, अगर प्रोविंस में अगर मैं बात कर लूँ, अगर एक सीएम हेली भी रख सकता है और एक सीएम एयरक्राफ्ट भी रख सकता है और साथ साथ IG पुलिस जो है ना वो भी एक एयरप्लेन एयरक्राफ्ट रख सकता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए। नहीं तो आप ये सेनेटर्स के लिए मांग रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए मांग रहे हैं तैयारा? नहीं जी देखें ना, मैं सादिक संजरानी साहब के लिए नहीं मांग रहा, मैं उस मनसब के लिए मांग रहा हूँ, उस कुर्सी के लिए मांग रहा हूँ, उस मनसब के लिए मांग रहा हूँ। नहीं सादिक संजरानी साहब का तो मैंने नाम नहीं लिया, आप चेयरमैन सेनेट के लिए एक अलग तैयारा मांग रहे हैं। क्योंकि हम जरा तैयारे का साइज भी एंगेज कर लेना कि ज्यादा लोगों वाला तैयारा चाहिए या कम लोगों वाला तैयारा चाहिए। नहीं देखे हम उस बात पे है ही नहीं, हम तो सिर्फ उस मनसब के लिए, उस कुर्सी के लिए। सर मैं चेयरमैन सेनेट के मनसब के लिए ही बात कर रहा हूँ। इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा या बैठा है, आप चाह रहे हैं कि उनके लिए एक तैयारा अलग हो? बिल्कुल उनके लिए तैयारा आ जाए, एक प्रोटोकॉल है, एक ऐवान बाला है। अब आप अगर आप देख ले दुनिया में अगर हम बात कर लेते हैं, कतर आप ले लो, मलेशिया आप ले लो, अजरबैजान आप ले लो, तुर्की आप ले लो, उनके अपने एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं। उसमें कोई अगर एक एयरक्राफ्ट आ जाता है, अगर आप बाहर जो है ना आपकी टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। मैं मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है ना आपको मिसाल दूंगा, जब आप ग्वादर जाते हैं तो ग्वादर आप पहले कराची जाएंगे, अगर कराची से फ्लाइट था तो आप ग्वादर जा सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा काउंट करता है। जब टाइमिंग होगा वहाँ पे मीटिंग्स होती है और वो मीटिंग्स भी सर आप चेयरमैन सेनेट के साथ ट्रैवल करते हैं, आपने किया उनके साथ ट्रैवल? नहीं बिल्कुल, एक दो दफा अगर मैंने किया हो तो हो सकता है, क्योंकि वैसे उनके साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं वो सोशल मीडिया पे अक्सर पोस्ट लगाते रहते हैं। एक तैयारा होता है, चाहे वो एयरफोर्स का हो या किसी और का तैयारा हो, वो अमूमन एक अलग तैयारे में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। खैर आप चाहते हैं कि इस मनसब के लिए एक अलहदा तैयारा हो जो चेयरमैन सेनेट के लिए डेडिकेटेड हो? बिल्कुल, मतलब इसमें कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है। अब अगर वो किसी से मांग के आप उसके ऊपर हम लेबल लगाते हैं कि वो बार बार किसी सिंध के सीएम से मांग, तो इसमें आप खुद भी ट्रैवल, आप ये चाहते हैं कि ये तैयारा उनके लिए तो हो
चेयरमैन के लिए तो हो, लेकिन बाकी सेनेटर्स के लिए भी अवेलेबल हो? नहीं जी, नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। अब कौमी असम्बली जो स्पीकर है हमारे और चेयरमैन साहब है, अगर कोई दौरे हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग्स हो तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि अगर इतना ही एहसास हमारे सियासतदानों को आवाम का भी हो तो क्या ही बात है। ये आप चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर के एहसास में आप ये कह रहे हैं कि उन दोनों के लिए एक अलहदा तैयारा होना चाहिए, ऐसा ही है? पहले मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ ना इस चीज़ को। मैं उस कुर्सी के लिए, उस मनसब के लिए बात कर रहा हूँ। यानी कि स्पीकर साहब को भी ऐड कर लें इसमें या नहीं करें उन्हें? किसको? स्पीकर साहब को, स्पीकर असेंबली को। बिल्कुल वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब कोई दौरे होंगे, कोई मीटिंग्स होंगे तो उसको जाना चाहिए। इसमें ऐसी कोई अच्छा, फिर अगर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का क्लैश आ गया तो फिर आपको आप कहेंगे कल को कि स्पीकर के लिए अलहदा और चेयरमैन के लिए अलहदा हो, फिर वो मसला नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं अब्दुल्ला भाई, ऐसा कोई मसला नहीं। देखें, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तैयारा ना किसी का है और ये उसी मनसब के लिए बार बार कह रहा हूँ कि वो होगा उसमें जो पार्टी। अच्छा, वैसे कुर्सी पे ये जो इसके अलावा बाय द वे, हम चूंकि आपको इतना एहसास है इन दो मनसब का, इस मनसब का, ये आपको पता है ना अवामी नुमाइंदों को हर साल फैमिली के हमरा 25 बिजनेस क्लास की ओपन रिटर्न टिकट समेत सफरी अखराजात की मद में सालाना 3 लाख रुपए अलग दिए जाते हैं। आपको लगता है कि इसमें भी इजाफा होना चाहिए या ये इतना काफ़ी है 25 टिकट विद फैमिली? नहीं, इसमें बिल्कुल इजाफा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कभी भी इसमें कटौती की जाए, इसमें कटौती की जाए वैसे? इसमें बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इन चीज़ों से अगर कुछ होता है, आगे चला जाता है, उसमें कोई मनसब ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं। सादिक संजरानी साहब से या स्पीकर असेंबली साहब से आपकी बात हुई है इस सिलसिले में? आप शायद आपने उनसे डिस्कस किया हो या उन्होंने आपको कभी अपनी कोई मुश्किल बताई हो तो आपने कहा ये करारदाद में लेके आता हूँ? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उनसे कोई बात हुई है, ना उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात की है। मैं खुद, ये आपका अपने ख्याल है या इसमें आपके और सेनेटर दोस्त भी इसमें आपकी हम आवाज़ हैं? नहीं है, वो हो सकता है कि मैंने किसी के साथ डिस्कस किया हो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना एक जाती वो था। तो डिस्कस जब आपने किया तो आपको क्या कहा? आपको शाबाश दी किसी ने या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने कहा कि एक रेजोल्यूशन है, आना चाहिए। अच्छा, अभी वो रेजोल्यूशन अभी तक पड़ा हुआ है। सही है। वी गेट योर पॉइंट मंजूर साहब, वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि जी इस मनसब के लिए एक तैयारा अलग होना चाहिए, चेयरमैन और स्पीकर वगैरह के लिए। वैसे तो चेयरमैन सेनेट का ही ज़्यादा उन्हें एहसास था, एज एन उस मनसब का ज़्यादा एहसास था। फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि चलें स्पीकर साहब को भी अगर ज़रूरत हो तो वो इस्तेमाल कर लिया करें तैयारा। ये मंजूर अहमद साहब का मौक़िफ़ था, ये आपने सुन लिया। अभी हम ब्रेक ले देते हैं, मेरा ख्याल है बनता ही है इसके बाद तो। I was still thinking about the last conversation that we had with मंजूर काकड़ साहब। Although उन्होंने करारदाद पेश की, उन्हें लगता है कि एक अलहदा एयरक्राफ्ट होना चाहिए चेयरमैन सेनेट के लिए, इस ओहदे के लिए। लेकिन जो 25 रिटर्न टिकट्स की बात हो रही है ना, जो पार्लियामेंटेरियंस को मिलते हैं, वो मोस्टली सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही एक्चुअली उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी फैमिली नहीं, और वो ज़्यादातर सेशन अटेंड करने के लिए होते हैं। सो दैट मेक्स सेंस आई गेस। और वो 3 लाख रुपए का अलाउंस उनकी फैमिली को सालाना मिलता है। सो ये है उसकी अपडेट। लेकिन अभी हम क्विकली ज़रा अपडेट दें कराची से आपको। लेजेंडरी उमर शरीफ साहब की हेल्थ से मुताल्लिक इन्हें एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है। खावर खान हमारे साथ हैं, हमारे हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। खावर, व्हाट्स द लेटेस्ट? कैसी तबीयत है इनकी और क्या इंतज़ामात हैं? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ जो है अब से चंद लम्हे कबल जो है स्टेडियम रोड पर वाक़ से उनको एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता 28 घंटे कबल जो उनकी तबीयत खराब हुई थी, जो ब्लड प्रेशर जो है डिस्टर्ब हुआ था, जिसके बाद उनकी कंडीशन अनस्टेबल हो गई थी और डॉक्टरों ने अगले 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा था। आज जो है एयर एम्बुलेंस भी गुज़िश्ता रोज से पहुंची हुई थी, तो 8 बजे उसका टाइम पर उन्होंने अहले खाना की रिक्वेस्ट पर 3 घंटे जो है मजीद बढ़ाए थे एयर एम्बुलेंस की जानिब से। और आज जो है उनके उमर शरीफ के अहले खाना के इकरार पर जो है उनको डिस्चार्ज किया गया है। जो अस्पताल जरा हमें कंफर्म करेंगे जी, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट हुआ है। उमर शरीफ का स्टेबल कंडीशन है या नहीं, इस बारे में डॉक्टर्स जो है वो अस्पताल का इंतजामिया और जरा ये करेंगे जी, हम इस सवाल पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। कौन कौन जा रहे हैं उनके साथ?
कोई डॉक्टर भी होंगे एयर एम्बुलेंस के अंदर जो है सिर्फ उमर शरीफ हैं और जो क्रू है और जो एयर एम्बुलेंस का क्रू था वो भी यहाँ अस्पताल पहुंचा। उन्होंने सारी कंडीशंस और रिपोर्ट्स वगैरह लैब्स वगैरह जो उमर शरीफ की हुई हैं वो सारी ली हैं और उसके साथ जो वो रवाना हुए हैं। जबकि जो फैमिली है उनकी इमीडिएट फैमिली जिसमें उनके 2 बेटे और पहली अहलिया है दीबा, वो जो है कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जो है अमेरिका रवाना होंगी। अच्छा, सो ही विल बी अलोन विद द क्रू ट्रैवलिंग इन द एम्बुलेंस, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्रू के साथ जाएंगे क्योंकि इन जो मुसाफिर है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जहाँ जहाँ स्टे होगा वहाँ पर उसको वीज़े की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता जो मुसाफिर है जो अहले खाना है उनको वीज़े की जरूरत पड़ती है। कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जा रहे। बहुत शुक्रिया आपका खबर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। और दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को, जो कि हमारे मुल्क का फ़ख्र है, उन्हें जल्द अज जल्द सेहतियाब करें एंड वो ज़बरदस्त तरीके से वापस आएँ मुकम्मल सेहतियाब होके। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, वेयर अ मास्क।